दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसी ज्ञान में। दोस्तों हमने अभी तक एसपीटी एक्ट के कुल 22 प्रश्नों को पढ़ा था। अब हम उससे आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपनी जोत में बिना किसी शुल्क के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार है। दोस्तों अगर यहाँ पर बात आती है ईंट या खपड़े की, ईंट व खपड़े की, तो दोस्तों हमें याद रखना है धारा 15। कौन सा धारा? धारा 15। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत पूछे तो धारा 15 के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजन के लिए अपने जोत में बिना किसी शुल्क के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार होगा। ठीक है। किस धारा के अंतर्गत? एसपीटी एक्ट के। तो एसपीटी एक्ट के धारा 15 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 15 के अनुसार किसी रैयत को अपने और अपने परिवार के घरेलू अथवा कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क या अन्य प्रभार के ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार होगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की कौन सी धारा रैयत को अपने जोत में बांध, आहार, तालाब, कुआं आदि के निर्माण व उपयोग का अधिकार देता है। ठीक है दोस्तों, धारा 16 जो है ये आपको तालाब हो गया, बांध हो गया, आहार हो गया, कुआं आदि के निर्माण व उपयोग का अधिकार देता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एसपीटी एक्ट के धारा 16 से हमें याद रखना है बांध, आहार, तालाब, कुआं आदि का निर्माण व उपयोग, और धारा 15 से हमें क्या याद रखना है? ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार। और धारा 16 से क्या याद रखेंगे? बांध, आहार, तालाब, कुआं आदि के निर्माण व उपयोग। दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 16 के अनुसार कोई रैयत जमींदार की अनुमति के बिना पीने या सिंचाई प्रयोजनों के लिए अपेक्षित सीमा तक अपनी निजी जोत या अपने बंदोबस्त भूमि में बांध, आहार, तालाब, कुआं एवं अन्य जलाशयों का निर्माण का खुदाई कर सकता है, परंतु ऐसे निर्माण या खुदाई से अन्य किसी को यह मद्देनजर रखना है कि उन्हें क्षति न पहुंचे। ठीक है। रैयत बिना शुल्क के ऐसे जलाशयों एवं स्रोतों की मछली तथा अन्य उत्पादन का उपयोग कर सकता है, करेगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान है? दोस्तों याद रखेंगे बंजर भूमि के बंदोबस्ती से किए जाने का जो प्रावधान है ये किस धारा में है? तो धारा एसपीटी एक्ट के धारा 27 में है। किस धारा में है? धारा 27 में। ठीक है, याद रखेंगे किसी भी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान एसपीटी एक्ट के धारा 27 में है। कितने में है? धारा 27 में। दोस्तों अभी हमने पढ़ा धारा 15 में क्या है? ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार। धारा 16 में क्या है? कुआं या तालाब या आदि जलाशयों का निर्माण। और जबकि धारा 27 में क्या है? किसी भी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान है एसपीटी एक्ट 1949 के धारा 27 पर। दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 27 में किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती पट्टे या अमलनामे के द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है आपसे? कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 21 के तहत, ठीक है, गैर आदिवासी द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण कितनी अवधि तक के लिए किया जा सकेगा? ठीक है दोस्तों याद रखेंगे धारा 21 के तहत हमें जो है हस्तांतरण 6 वर्ष अवधि तक के लिए किया जा सकेगा। ठीक है, याद रखेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 21 के तहत गैर आदिवासी द्वारा रैयती भूमि का, गैर आदिवासी के द्वारा, याद रखेंगे गैर आदिवासी के द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण कितनी अवधि तक के लिए किया जा सकेगा? तो 6 वर्ष की अवधि तक के लिए किया जा सकेगा। ठीक है, किस धारा के तहत? तो एसपीटी एक्ट के धारा 21 के तहत। चलिए, कहता है कि इस अधिनियम की धारा 21 के अनुसार गैर आदिवासी रैयत द्वारा, किसके द्वारा? गैर आदिवासी का बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, गैर आदिवासी रैयत के द्वारा भूगतबंध या पूर्ण फलोपयोग बंधक के रूप में अपनी जोत का हस्तांतरण किया जा सकेगा, किंतु यह हस्तांतरण तब तक मान्य नहीं समझा जाएगा जब तक यह निबंधित प्रलेख द्वारा न हुआ हो और साथ ही इसकी सूचना निबंधन के 1 मास के भीतर
उपायुक्त और जमींदार को ना दी गई हो। किसको देना जरूरी है? डिप्टी कमिश्नर, जिसे हम उपायुक्त भी कहते हैं, और जमींदार को भी, ठीक है, ये सूचना उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा हस्तांतरण 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत, किस धारा के तहत दोस्तों? धारा 33 के तहत कितने वर्षों के भीतर बंदोबस्ती बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों याद रखेंगे, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत 5 वर्षों, कितने? 5 वर्षों के भीतर अगर बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किया गया, ठीक है, तो जो है उस पर बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत 5 वर्षों के भीतर बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद, अगर बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किया गया तो बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अनुसार डिप्टी कमिश्नर को यह अधिकार होगा, किसे अधिकार होगा, ठीक है, रद्द करने का? तो डिप्टी कमिश्नर को, ठीक है, कि वह ऐसे किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती को रद्द कर दे जो बंदोबस्ती की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के भीतर आबाद नहीं की गई हो, ठीक है। याद रखेंगे, कितने वर्ष की अवधि के भीतर आबाद नहीं किए गए हो? तो 5 वर्ष की अवधि के भीतर आबाद नहीं किए गए हो, ठीक है। कौन सी धारा कहती है? ये धारा 33 कहती है, ठीक है, एसपीटी एक्ट की। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? कहता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत रैयत द्वारा अपने लगान की रकम को डाक मनी ऑर्डर द्वारा चुकाए जाने के संबंध में किस में प्रावधान है? ठीक है, तो दोस्तों धारा 45 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अपने लगान की रकम को डाक मनी ऑर्डर द्वारा चुकाए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया एसपीटी एक्ट के धारा 45 में। धारा 45 जैसे आए तो हमें याद रखना है कि लगान की रकम को डाक मनी ऑर्डर द्वारा चुकाए जाने के संबंध में हमें प्रावधान मिला है। किस धारा में? धारा 45 में, ठीक है, लगान की रकम को डाक मनी ऑर्डर द्वारा चुकाए जा सकने के संबंध में हमें प्रावधान है, ठीक है। दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 45 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि रैयत अपने जोत के लगान की रकम को विनिहित फॉर्म डाक मनी ऑर्डर द्वारा अपने जमींदार को भेज कर चुका सकता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़ियों के साथ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़ियों के साथ नहीं किया जा सकता, तो ये है हमारा धारा 41, ठीक है। कौन सा धारा? धारा 41 एसपीटी एक्ट का धारा 41 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़ियों के साथ नहीं किया जा सकता है। दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 41 के अनुसार संथाल परगना क्षेत्र, ठीक है, जिसे हम दामिनी को गवर्नमेंट स्टेट भी कहते हैं, के भीतर किसी पहाड़िया गांव में कोई बंजर भूमि या खाली जोत का बंदोबस्त ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा जो पहाड़िया ना हो। पहाड़िया गांव से आशय ऐसे गांव से है जो कमिश्नर आयुक्त द्वारा, ठीक है, जो कमिश्नर आयुक्त के द्वारा पहाड़िया गांव के रूप में घोषित या अभिलेखांकित किया गया हो। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा? तो धारा 52 के तहत रैयत से देय लगान के अतिरिक्त यदि जमींदार जो है कुछ और वसूल करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। क्या? तो दोस्तों उसे 6 महीने की कैद से उसे दंडित किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे धारा 52 में दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है, जिसके तहत रैयत से देय लगान के अतिरिक्त यदि जमींदार कुछ और वसूल करता है तो धारा 52 के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा और वो भी दंड होगा 6 महीने की कैद, ठीक है। कितने महीने की कैद? 6 महीने की कैद। दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 52 के अनुसार यदि जमींदार रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कोई चुंगी, ठीक है,
अबवाब, सलामी, कयाली या बेगार आदि कुछ भी अपनी तरफ से वसूल करता है या लगाता है तो जमींदार को 6 महीने तक के सादे कारावास से या 500 रुपये तक के अर्थदंड से या दोनों प्रकार के दंड से दंडित किया जा सकता है। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में अपील से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, अगर आपसे पूछे अपील से संबंधित प्रावधान किसमें है तो धारा 57 में, किसमें 57 में है अपील, 57 में अपील है। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में अपील से संबंधित प्रावधान है तो धारा 57 में अपील से संबंधित प्रावधान है। अपील से याद रखेंगे धारा 57। एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 57 में अपील से संबंधित प्रावधान है। दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 57 में विभिन्न प्रकार के आदेशों ऑर्डर के विरुद्ध अपील का प्रावधान किया गया है। धारा 58 में दूसरी अपील है, सेकंड अपील है। ठीक है, और जबकि धारा 59 में पुनरीक्षण है, रिवीजन है, तथा धारा 60 में पुनर्विलोकन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, यहाँ से आपका जो है 4 धारा आपको याद रखनी है। 57 में है क्या है, विभिन्न प्रकार के आदेशों के विरुद्ध आप अपील कर सकते हो। ठीक है, 57 में विभिन्न प्रकार के आदेशों के साथ आप अपील करोगे। 58 में फिर दूसरी अपील करोगे। 59 में पुनरीक्षण होगा, रिवीजन होगा। 59 में रिवीजन है। ठीक है, धारा 59 में पुनरीक्षण या रिवीजन है और धारा 60 में क्या है, रिव्यूज़ है, पुनर्विलोकन है। ठीक है, ये क्या है, रिव्यू है। अगर 57 पूछे तो विभिन्न प्रकार के आदेशों के विरुद्ध आपको अपील का प्रावधान है। 58 में दूसरी अपील से संबंधित प्रावधान है। धारा 59 में आपको पुनरीक्षण है जिसे हम रिवीजन कहते हैं और धारा 60 में क्या है, पुनर्विलोकन जिसे हम रिव्यूज़ कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 57 के तहत अपील के संबंध में दोस्तों क्या प्रावधान है या क्या सत्य नहीं है। अच्छा, इसमें बात कर रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। हमें इस पॉइंट को समझने के लिए ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों अगर यहाँ पर बात करेगा कि डिप्टी कलेक्टर के किसके बारे में, डिप्टी कलेक्टर के। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डिप्टी कलेक्टर के। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध दोस्तों अगर आपको अपील करना है तो आप किसके पास करेंगे, आप करेंगे एसडीओ के पास। किसके, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर के पास। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर के पास। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको सब डिविजनल ऑफिसर के विरुद्ध अपील करना है तो आप किसके पास जाकर कर सकेंगे दोस्तों, आप जो है डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर अपील करेंगे। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर के पास। किसके पास, डिप्टी कमिश्नर के पास। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए धारा 57 के तहत हमें क्या मिला है। ठीक है, तो अपील के संबंध में क्या प्रावधान मिला है कि अगर हमको डिप्टी कलेक्टर के विरुद्ध अपील करना है तो हमें कहाँ पर, तो सब डिविजनल ऑफिसर के पास आपको अपील करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें डिप्टी कलेक्टर के विरुद्ध अपील करना है तो हमें एसडीओ के पास जो है, सब डिविजनल ऑफिसर के पास जो है अपनी अपील पेश करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हमें एसडीओ के विरुद्ध ही अपील करना है तो हमें डिप्टी कमिश्नर के पास अपील करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न को। कहता है दोस्तों कि यदि, ठीक है, आदेश डिप्टी कमिश्नर के अधिकारों का प्रयोग करने वाले डिप्टी कलेक्टर के द्वारा दिया गया हो तो अपील सब डिविजनल ऑफिसर के पास की जाएगी जिससे संबंध में डिप्टी कमिश्नर का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। फिर कहता है यदि आदेश डिप्टी कमिश्नर के अधिकारों का प्रयोग करने वाले सब डिविजनल ऑफिसर द्वारा दिया गया हो तो डिप्टी कमिश्नर के पास अब अपील की जाएगी। चलिए, ठीक है, तो हमारा दोनों ही कथन क्या हो जाएगा, सत्य नहीं, मतलब दोनों ही कथन असत्य नहीं है, दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 57 के अधीन डिप्टी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध सब डिविजनल अफसर के पास, जबकि सब डिविजनल अफसर के, ठीक है, आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी, तो डिप्टी कमिश्नर के पास। याद रखेंगे, डिप्टी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध सब डिविजनल ऑफिसर के पास, जबकि सब डिविजनल ऑफिसर के आदेश के विरुद्ध अपील डिप्टी कमिश्नर के पास की जाएगी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 57 के तहत डिप्टी कमिश्नर, जिसे हम उपायुक्त भी कहते हैं, अथवा अवर उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो किसके पास, तो आयुक्त के पास, कमिश्नर के
पास। ठीक है दोस्तों, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 57 के तहत डिप्टी कमिश्नर, जिसे हम उपायुक्त कहते हैं, अथवा अवर उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अगर आपको अपील करना है, उपायुक्त के ही आदेश के विरुद्ध आपको अपील करना है, तो आप कहाँ पर करोगे? आयुक्त के पास। ठीक है, उपायुक्त के विरुद्ध जो अपील है आपको कहाँ करना है? तो दोस्तों आपको करना है आयुक्त के पास। दोस्तों, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 57 के तहत उपायुक्त अथवा अवर उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त कमिश्नर के पास की जा सकती है, जबकि यदि आदेश आयुक्त के द्वारा दिया गया हो तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के पास अपील की जा सकती है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 57 के तहत गठित न्यायाधिकरण या आयुक्त कमिश्नर के समक्ष आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 57 के तहत गठित न्यायाधिकरण या आयुक्त कमिश्नर के समक्ष आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी। तो आदेश के तारीख से 90 दिनों के भीतर, आदेश के तारीख से कितने दिनों के भीतर दोस्तों? तो 90 दिनों के भीतर। ठीक है दोस्तों, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 57 के तहत गठित न्यायाधिकरण या आयुक्त कमिश्नर के समक्ष आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर की जाएगी अपील। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम की धारा 66 में अपीलों के लिए समावधि दी गई है। दोस्तों, आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि धारा 57 में क्या है? धारा 57 में है अपील। धारा 58 में क्या है? धारा 58 में है दूसरी अपील। ठीक है, धारा 59 में क्या है? धारा 59 में है पुनरीक्षण। और धारा 60 में क्या है? धारा 60 में है पुनर्विलोकन। ठीक है, रिव्यूज़। ठीक है, तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपको पूछे कि धारा 66 में क्या है, तो अपीलों के लिए समावधि है। धारा एसपीटी एक्ट के धारा 66 में क्या है? तो अपीलों के लिए समावधि का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस धारा के अनुसार न्यायाधिकरण या आयुक्त के समक्ष आदेशों के विरुद्ध अपील आदेश की तारीख से 90 दिनों के भीतर की जा सकेगी, जबकि उपायुक्त या सब डिविजनल ऑफिसर के समक्ष आदेश के विरुद्ध अपील आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जो है न्यायाधिकरण या आयुक्त के समक्ष आदेश के विरुद्ध अपील आदेश की तारीख से 90 दिनों के भीतर की जा सकेगी, लेकिन उपायुक्त या सब डिविजनल ऑफिसर के समक्ष आदेश के विरुद्ध आपको अपील जो है आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर की जा सकेगी। दोस्तों, हमारा आखिरी सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के, ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे है? तो हमारे राज्य सरकार को है। किसे है? राज्य सरकार को। इस अधिनियम की धारा 71 के अनुसार प्रांतीय धारा कितने अनुसार? धारा 71 के अनुसार प्रांतीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट हमारे लिए ज़रूर करें, ताकि दोस्तों ये वीडियो और भी लोगों को पहुंच सके।